हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं 4 मई के द हिंदू न्यूज़पेपर को। सो 4 मई के द हिंदू एनालिसिस को हम शुरू करें उससे पहले आई लेट यू नो दैट यू कैन कनेक्ट विथ मी विथ दीज 3 प्लेटफॉर्म्स। देयर इज अ टेलीग्राम चैनल नेम्ड मयूरी भागवानी। आप इसको सर्च करोगे, आपको ये आसानी से मिल जाएगा और इसकी जो पीडीएफ है इन लेक्चर्स की वो हम इन टेलीग्राम चैनल्स पे ही डालते हैं। इसके साथ यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया ईमेल एज वेल एज वाया ट्विटर ऑल्सो। ओके, तो आगे बात करते हैं। देखो, ओनली 32 days आर लेफ्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 एंड दीज डेज आर वेरी क्रूशियल फॉर यू ऑल। तो अपने सारे टाइम को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्ट करो, बहुत ही समझदारी के साथ इन्वेस्ट करो। ओके, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। कल्चर में वी विल बी लुकिंग इनटू चार धाम यात्रा। GS2 में वी विल बी लुकिंग इनटू इंडिया डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड यूरोपियन हेल्थ डाटा स्पेस इन इंटरनेशनल रिलेशंस। Then, in the part of governance, we will be looking into National Judicial Infrastructure Authority of India, World Press Freedom Index, and in GS3, in economy section, we will be looking into trade deficit। ठीक है, तो इस सभी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बात करते हैं। देखो, आज के दो क्वेश्चंस आपके लिए ये हैं। दीज आर द क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स इन द प्रीवियस ईयर्स, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। और कल भी मुझे काफ़ी लोगों ने रिप्लाई किया था कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे, लेकिन अभी भी उतना रेशो हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक है, कमेंट्स का जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप दो। ठीक है, क्योंकि आपका ही फायदा रिटेन आपको ही होगा। ओके, आगे बात करते हैं। जो कल के क्वेश्चंस थे उनको हम इनमें डिस्कस करते हैं। ओके ओके, तो फर्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इंडिया डेनमार्क टू स्ट्रेंथन ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। सो व्हाट हैज हैपेंड इज दैट नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं, ये यहाँ पे डेनमार्क के रिप्रेजेंटेटिव से मिले हैं। इन्होंने यहाँ पे डेनमार्क में रहने वाली इंडियन डायस्पोरा से भी बातचीत करी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इंडिया और डेनमार्क के बीच में, जो रिलेशनशिप है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो लगभग 2007 के आसपास शुरू हुआ था और उसके बाद आज तक हम ये रिलेशनशिप को बढ़ाते ही जा रहे हैं। यहाँ पे जो एक पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है वो है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी थी। इसमें क्या क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले देखते हैं डेनमार्क कहाँ है। तो देखो, डेनमार्क की लोकेशन यहाँ पे देखो, ये है हमारा मैप। ओके, और यहाँ पे यू कैन सी दैट दिस इज यूरोप, दिस इज द होल कॉन्टिनेंट नेम्ड यूरोप। यूरोप में यहाँ नॉर्थ सी के पास में ये वाला जो रीजन दिख रहा है, दिस इज डेनमार्क। ओके, तो ये जो ऊपर है ये, इनको हम क्या बोलते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, एंड इनके जस्ट साउथ में है डेनमार्क। ऑलराइट, तो यहाँ पे यह इस साइड पे है इसके नॉर्थ सी, और इस साइड पे यहाँ पे आती है बाल्टिक सी। ठीक है, और ये जो है, ये जो 0 डिग्री हमारी ग्रीनविच मैरीटाइम लाइन है उसके ईस्ट में पड़ता है डेनमार्क। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है, आर्कटिक सर्कल के नीचे पड़ता है। ओके, अब देखो डेनमार्क के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये है हमारा डेनमार्क। ओके, और इसके नीचे है जस्ट चिपका हुआ जर्मनी। ओके, और ऊपर जो है नॉर्वे एंड स्वीडन है, हालांकि इनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता है डेनमार्क। ओके, साथ में यहाँ पे है नॉर्थ सी और यहाँ पे है बाल्टिक सी। ऑलराइट, और डेनमार्क का कैपिटल कौन सा है? डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन। ओके, ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। तो ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है क्या? तो 2020 में ये ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लॉन्च हुई है। ठीक है, इंडिया और डेनमार्क के बीच में ये जो पार्टनरशिप है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2020। okay, and what is this green strategic partnership? So it focuses on some specific areas like economic ties, हमको किस तरह से यहाँ पे strengthen करने बिटवीन डेनमार्क एंड इंडिया। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ हमको कैसे लानी है। ठीक है, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर किस तरह से फोकस करना है। देन यहाँ पे कोऑपरेशन की बात होती है, जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्लाइमेट चेंज को हम कैसे टैकल करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों पे जो हम फोकस करते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। द वर्ड ग्रीन इज हाईलाइटेड हियर, व्हाई? बिकॉज ग्रीन यहाँ पे मतलब हम यहाँ पे एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रीन ग्रोथ का मतलब भी क्या है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करेंगे, लेकिन काफी सस्टेनेबली यूज करेंगे, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तरीके से इसको हम यूज करेंगे। इकोनॉमिक टाइज भी जो हम बढ़ाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए बढ़ाएंगे कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। क्लाइमेट चेंज को हम रोकने की कोशिश करेंगे। ओके, इसके साथ साथ हम एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए डेनमार्क की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, इंडिया में एक प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन की, एंड द मेजर रीजन बिहाइंड दिस इज सबल बर्निंग। ओके,
सबल बर्निंग इज द मेजर रीजन बिहाइंड इट। ओके, जो आपको पता होगा ना, वो पराली या धान की यहाँ पे उसको जला दिया जाता है। क्या होता है, अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे मान लो ये खेत है। ओके, और इस खेत में तो होता ऐसा है कि मान लो ये खेत है, यहाँ पे हमने पैडी उगाई, ठीक है, चावल उगाए, और यहाँ पे इसके जब उगाए इसके बाद यहाँ पे हार्वेस्ट का टाइम आ गया। हार्वेस्ट का टाइम आया तो ऊपर ऊपर का यहाँ पे जो भी चावल की जो क्रॉप है उसको हमने यहाँ पे हार्वेस्ट कर लिया, लेकिन नीचे कुछ कुछ यहाँ पे वेस्ट बच गया उसका, ठीक है, जो डंठल वगैरह बच जाती है वो वेस्ट बच गया। अब एक ऑप्शन है किसान के पास कि वो यहाँ पे इस डंठल को साफ करे। अब सारे किसान इतने तो रिच है नहीं कि वो मैकेनाइजेशन या मशीन्स के थ्रू इस डंठल को, इस सबल को बर्न कर दे, इस सबल को साफ कर दे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करते हैं, इसको जला देते हैं। और इसको जब जला देते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है, तो दिस इज नोन एज सबल बर्निंग। ओके, तो यहाँ पे सबल बर्निंग की प्रॉब्लम से निपटने के लिए, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम से निपटने के लिए वी कैन टेक हेल्प ऑफ डेनमार्क, क्योंकि डेनमार्क के पास इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो हमको इस चीज में मदद कर सकती हैं। वाटर इफिशियंसी के लिए, वाटर स्कासिटी की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए यहाँ पे हम इसकी मदद ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा एनर्जी पार्क्स यहाँ पे बनाने वाले हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया और डेनमार्क मिलकर एनर्जी पार्क्स बनाने वाले हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के लिए भी डेनमार्क हमारी मदद करेगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जहाँ पे डेनमार्क विल बी हेल्पिंग इंडिया in growing in every term, specifically in green energy, green strategic partnership। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से यूज कर सकते हैं, हेल्थ, पोर्ट, शिपिंग, सर्कुलर इकोनॉमी, इन सब एरियाज में डेनमार्क वुड बी हेल्पिंग इंडिया। ऑलराइट, अच्छा, इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के भी एरिया में हमको डेनमार्क मदद करने वाला है, और ये सारी चीजें हैं। ओके, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के केस में भी इंडिया की मदद करी है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो हमारा एएमआर होता है, जिनको नहीं पता उनको समझा देती हूँ ये क्या होता है। मान लो आप यहाँ पे आपको नॉर्मल कोल्ड फ्लू हुआ, ठीक है, कोल्ड फ्लू हुआ, आप गए मेडिकल की दुकान पे और आपने केमिस्ट को बोला कि मुझे कोल्ड फ्लू है, आप दवाई दे दो। उसने आपको एंटीबायोटिक दे दी कोई भी, ठीक है। अब ऐसे ये सिलसिला जो है चलता रहा, आपको फिर कोल्ड फ्लू हुआ, फिर आप गए मेडिकल के में और केमिस्ट से आपने मांगा, उसने फिर एंटीबायोटिक दे दी। तो जब आप बिना प्रॉपर मेडिकल सलाह के, प्रॉपर मेडिकल एडवाइस के जब आप ये एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करते जाते हो, तो आपकी बॉडी एक तरह की रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है इन एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। और जब आपको एक्चुअल में जरूरत होगी इन एंटीबायोटिक्स की, तब आपके ऊपर ये एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगी। ओके, तो इसी को हम कहते हैं एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, तो ये प्रॉब्लम से लड़ने के लिए भी डेनमार्क है जो हमारी मदद करने वाला है इस फील्ड में। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो, डेनमार्क की कुछ खासियत मैं आपको बता देती हूँ। डेनमार्क जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। ये फर्स्ट आता है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स जो आता है उसमें, ये फर्स्ट आया है। जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है, ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इसमें भी ये फर्स्ट आया, मतलब कि यहाँ पे जीरो करप्शन है, लगभग सबसे कम करप्शन जो है डेनमार्क में है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में ये सबसे फर्स्ट आता है। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, इन सभी इंडेक्सेस में जो है, इंडाइसेस में ये फर्स्ट आता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये फर्स्ट आया है। तो यहाँ पे बहुत सारी खासियत है डेनमार्क की। ओके, सो इट वुड बी अ वेरी पोटेंशियली अ वेरी गुड रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, ठीक है। आगे बात करते हैं। अप्रैल एक्सपोर्ट्स क्रॉस $38 बिलियन, डेफिसिट वाइडेंस। तो बेसिकली हुआ क्या है, देखो यहाँ पे अब हम दो एरिया से कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। इस बार के एक्सपोर्ट और इस बार के इंपोर्ट जो है, इसको हम लास्ट ईयर अप्रैल में कितने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुए थे उससे देखेंगे, ठीक है। अप्रैल 2021 से कंपेयर करेंगे, साथ में मार्च 2022 से भी कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, एक ट्रेंड आपको पता होना चाहिए कि हमारी इकोनॉमी कैसे चल रही है। आपको यहाँ पे फिगर्स याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको ट्रेंड बताऊं तो देखो, अप्रैल के हिसाब से, जो लास्ट अप्रैल गया उसके हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, इंपोर्ट भी बढ़ा है, ठीक है। तो दोनों चीजें जो है वो बढ़ी है, और साथ साथ में यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो था हमारा वो भी बढ़ा है। नाउ व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो अगर मान लो आप जो है एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो, इम्पोर्ट कम करते हो, ठीक है, मतलब आपके पास पैसा ज्यादा आ रहा है ना, तो यहाँ पे आता है आपका ट्रेड सरप्लस। ओके, लेकिन मान लो आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट कम कर रहे हो, तो उस केस में आपके सामने आ जाता है डेफिसिट, इसको हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार हमारे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट, और पिछली बार से मतलब 2021 अप्रैल से ज्यादा का डेफिसिट है। मार्च 2022 यानी कि एक महीने पहले से कंपेयर करें तो एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं और इंपोर्ट भी कम हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक महीने पहले से कंपेयर करेंगे तो ऐसा है डाटा, ठीक है।
कम हुआ है, और लास्ट ईयर के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो बढ़ा है, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों बढ़ा है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये 24% तक बढ़ा है हमारा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और लगभग $38 बिलियन का हो गया है इस महीने, ओके। और इम्पोर्ट जो है वो भी लास्ट ईयर के हिसाब से 27% बढ़े हैं, और $58 बिलियन तक चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक्सपोर्ट लास्ट ईयर का है, ये इस साल का ये बड़ा है, इम्पोर्ट लास्ट ईयर का इस साल का ये बड़ा है, और डेफिसिट भी बड़ा है, ठीक है। तो ये मेजर आपको ट्रेंड याद रखना है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सब कुछ आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो मोस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटीज में कौन आता है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, और जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेड कौन से हैं कमोडिटीज, कोल एंड कोक, पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कौन सी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन सी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो तभी आप इन तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। आगे बात करते हैं व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड बैलेंस। So see, the trade balance of a country shows the difference between what it earns from an export and what it pays for its import. For example, मान लो ये एक आदमी है, ये इंडियन है, ठीक है। यहाँ पे ये एक आदमी है, ये यूएसए का है, इसने यहाँ से कुछ चीजें एक्सपोर्ट करी, तो यहाँ पे इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे इसको क्या मिले, डॉलर्स मिले, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कमाए, पैसे कमाए, है ना। और यहीं इसने कुछ इंपोर्ट किया तो इसको क्या करना पड़ेगा, डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको फायदा हो रहा है, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स में आपके हाथ से पैसा जा रहा है ना। तो यहाँ पे जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो आपकी कमाई ज्यादा होगी, आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे, तो हम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। और वहीं अगर हम इम्पोर्ट ज्यादा करेंगे तो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर जब नेगेटिव होता है इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, ओके। और यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हो। बट व्हाट डज दिस ट्रेड डेफिसिट सिग्निफाई। तो देखो इसका दो चीजें इसका मतलब हो सकता है। पहला तो ये कि आप अपनी डोमेस्टिक डिमांड को केटर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ए को जरूरत ही क्या है, यूएसए से कुछ लेने की, इसका मतलब ये कि ए को अपनी कंट्री में ये चीज नहीं मिल रही जो वो यूएसए से खरीद रहा है, तो इसका मतलब कि जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो है वो इसको मीट नहीं कर पा रहे। दूसरा यहाँ पे इसका मतलब ये हो सकता है कि many a time deficit signifies the lack of competitiveness of a domestic country। मतलब कि यहाँ पे भी ये मान लो ए चीज इसने इंपोर्ट करी, ए चीज यहाँ पे इसकी डोमेस्टिक कंट्री में भी अवेलेबल थी, इंडिया में भी ए चीज अवेलेबल थी, लेकिन यहाँ पे ये मान लो $50 में या $50 के हिसाब से रुपीज में कन्वर्ट कर लेना, तो इतने में मिल रही है। वहीं यहाँ पे यूएसए इसको $25 में बेच रहा है, ठीक है, एक इंडिया वाले जो पर्सन है इसको। तो यहाँ पे इंडिया वाला पर्सन कहाँ से खरीदेगा, यहाँ इंडिया से खरीदेगा जहाँ $50 में मिल रही है, या यूएसए से खरीदेगा जो $25 में मिल रही है, यूएसए से खरीदेगा। इसका मतलब क्या कि हमारी यहाँ की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो उतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है जितनी बाहर की इंडस्ट्रीज है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेड डेफिसिट होता है तो इसके दो मतलब होते हैं। एक तो यहाँ तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की जो डिमांड है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर कंप्लीट नहीं कर पा रहे, और अगर कर पा रहे हैं तो उतने कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना बाहर की कंट्रीज वाले जो इंडस्ट्रीज हैं वो है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि क्या ट्रेड डेफिसिट हमेशा बुरा ही होता है। तो ऐसा नहीं है, देखो इसका मतलब ये होता है ट्रेड डेफिसिट अगर आपकी कंट्री में है तो इसका मतलब ये है कि आप इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हर पर्सन की अपनी अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स होती हैं, ठीक है। मान लो कि मैं कोई एक काम बहुत अच्छा करती हूँ, मान लो मैं ए चीज बहुत अच्छी बनाती हूँ, बी चीज मुझसे अच्छे से नहीं बनती, तो मैं एक काम करूँ ना कि मैं ए पे ही फोकस करूँ, बी चीज में बनाऊँ ही ना, ठीक है। जिसको भी ए वाली चीज चाहिए वो मैं सबको यहाँ पे एक्सपोर्ट करूँ, ओके, और बी वाली चीज मैं किसी और से ले लूँ। तो यही चीज कंट्रीज भी करती हैं, ठीक है। कंट्रीज को अगर पता है कि हमारे देश में ये चीज हम अच्छे से कॉम्पिटेटिव तरीके से बना पा रहे हैं तो हम इसी को एक्सपोर्ट करते हैं ना, दूसरी चीजें हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ट्रेड डेफिसिट होना कोई बुराई नहीं है, ये आजकल के टाइम पे समझदारी है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक समझदारी है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट होना हमारी इकोनॉमी के लिए खतरा हो सकता है। ऑल राइट, सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है थाउजेंड्स जॉइन चार धाम यात्रा। तो अभी चार धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, एंड चार धाम यात्रा को यहाँ पे स्टार्ट होते हुए यहाँ पे अभी दो चार धामों को यहाँ पे ओपन किया गया है, दो अभी ओपन होना और बचे हैं, ठीक है। तो देखो, जो चार धाम यात्रा बिगैन ऑन ट्यूसडे विद गंगोत्री एंड यमुनोत्री टेम्पल्स इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट।
तो यहाँ पे यमुनोत्री एंड गंगोत्री टेम्पल्स ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन ओपनड एंड दीज हैव बीन ओपन फॉर द डिवोटीज ऑन द ओकेजन ऑफ अक्षय तृतीया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये छोटा चार धाम की हो रही है। ठीक है, छोटा चार धाम यात्रा जो है वो ओपन हो गई है। अब यहाँ पे देखो चार धाम क्या है, छोटा चार धाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सी यहाँ पे चार धाम, एक्चुअल चार धाम जो है ना, वो यहाँ पे आप देखो मैप में कहाँ कहाँ पे है। एक तो है उत्तराखंड का बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टेम्पल। ठीक है, ये है पहला चार धाम। दूसरा है द्वारका, द्वारका इन गुजरात, द्वारकाधीश टेम्पल। देन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे गुजरात में पुरी जगन्नाथ टेम्पल। ये चार जो टेम्पल हैं ये मिलके चार धाम बनाते हैं हमारे देश के। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार धाम जो है ये फोर सैक्रेड पिलग्रिम साइट्स हैं इंडिया की, विच आर लोकेटेड इन फोर डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ इंडिया। तो बद्रीनाथ इज इन द नॉर्थ, पुरी और जगन्नाथपुरी इज इन द ईस्ट, रामेश्वरम इन द साउथ एंड द्वारका इज इन द वेस्ट। ओके, तो ये चार मेजर जो चार धाम है वो ये चार है। ठीक है, और हिंदूज जो है, हिंदू रिलीजन में ये माना जाता है कि जब आप ये चार धाम यात्रा को कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सारे सिंस जो हैं, आपके सारे पाप जो हैं वो कट जाते हैं और आपको मोक्ष या साल्वेशन की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये तो हो गए हमारे चार धाम। छोटा चार धाम जिसके बारे में ये न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा जो छोटा चार धाम है ना, ये उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में लोकेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन आता है, यहाँ पे आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री एंड गंगोत्री। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ है। ठीक है, ये होली श्राइन है और ये तीन मेजर सेक्ट्स ऑफ हिंदुइज्म को दिखाती है। ठीक है, हिंदुइज्म में कई सारे छोटे छोटे सेक्ट हैं। तो एक तो है जो वैष्णविज्म में मानता है। ठीक है, जो विष्णु में मानता है। ओके, उसके बाद दूसरा है जो शैविज्म में मानता है। ठीक है, शिवा में मानता है, शिवा को पूजते हैं। और तीसरा है शक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे ये शक्ति सेक्ट जो है ये शक्ति को मानता है। ठीक है, शक्ति की पूजा करता है। तो यहाँ पे इन तीनों यहाँ पे सेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ये छोटा चार धाम, जिसमें बद्रीनाथ जो है दिस इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड दिस केदारनाथ इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड देन गंगोत्री एंड यमुनोत्री आर डेडिकेटेड टू द शक्ति। ठीक है, टू द शक्ति सेक्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको समझ आना चाहिए। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पे जो छोटा चार धाम है, यहाँ पे एक चार धाम प्रोजेक्ट भी बन रहा है, चार धाम परियोजना जिसको बोल रहे हैं। तो ये जो चार धाम परियोजना है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, रोड्स डेवलप करे जा रहे हैं, सो दैट ये चार धाम जो है इनको कनेक्ट किया जा सके। ओके, तो ये जो चार धाम प्रोजेक्ट है ना, काफी कंट्रोवर्सीज में रहा है क्योंकि ये उत्तराखंड में बन रहा है। उत्तराखंड ऑलरेडी काफी फ्रेजाइल एरिया है इकोलॉजिकली देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, रोड्स डेवलप हो रहे हैं, उसके कारण लैंडस्लाइड्स वगैरह की भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्सी में रहा हुआ है चार धाम प्रोजेक्ट, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है छोटा चार धाम और चार धाम क्या है। एक और आपके लिए मेरे पास क्वेश्चन है, एक और अभी न्यूज में चल रहा है आदि शंकराचार्य। ठीक है, आदि शंकराचार्य जो हैं ये एक सेंट रहे हैं मिडाइवल एरा के। तो आदि शंकराचार्य ने भी क्या किया था, कुछ चार मठ बनाए थे। ठीक है, चार मठ बनाए थे चारों जो हमारे डायरेक्शन है इंडिया के उसमें। तो ये चार मठ कौन से थे और कहाँ कहाँ पे लोकेटेड थे, ये मुझे आप बताओगे इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, कि आदि शंकराचार्य के चार मठ कहाँ कहाँ पे थे, कौन कौन से चार मठ हैं ये। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आपको पता है कश्मीर फाइल्स के थ्रू भी आदि शंकराचार्य का काफी ज्यादा प्रमोशन एंड ऑल किया गया। मध्य प्रदेश में भी 108 फीट ऊंची यहाँ पे इनकी स्टैचू बनाया जा रहा है आदि शंकराचार्य का, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है कोर्ट्स बर्डन। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, देखो जो हमारे सीजीआई हैं, सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने एक चीज यहाँ पे प्रपोज की थी कि हमको यहाँ पे एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला कि जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी, ये क्या काम करेगी, ये क्या काम करेगी, ये जुडिशरी जो है जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इनको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वो यहाँ पे क्रिएट करने का काम होगा इसका नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन का। ठीक है, और ये स्टेट्स के साथ मिलके, हाई कोर्ट्स के साथ मिलके काम करेगी। इसमें दोनों ही होंगे, यहाँ पे इस कोर्ट के मेंबर्स भी होंगे यानी कि कोर्ट के जजेस भी होंगे मेंबर, और साथ में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसके मेंबर होंगे। सब लोग मिलजुल के काम करेंगे और बेसिकली जुडिशरी की जो जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की उसको यहाँ पे दुरुस्त करेंगे, उसको यहाँ पे प्लान करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रपोजल था सीजीआई की तरफ से, जिसको सेंटर ने नकार दिया है। जो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स थे उन्होंने नकार दिया है। हालांकि ये बोला है कि हम नेशनल लेवल पे तो नहीं बनाएंगे लेकिन स्टेट लेवल पे हम बना लेंगे। ठीक है, ये जो जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको हम बना लेंगे स्टेट लेवल पे। तो यहाँ पे ये पूरा आर्टिकल उसको लेकर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होना था जिसके पास कुछ स्टेचुटरी पावर्स होते कि यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्लान कर सकें जुडिशरी के लिए और इम्प्लीमेंट कर सकें।
और साथ में जो भी इनएडिक्वेसीज हैं उनको यहाँ पे केटर कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें और लिख के दी है आपको। नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो प्रपोज्ड थी, दिस विल बी वर्किंग एज, दिस वुड हैव वर्कड एज सेंट्रल एजेंसी विद ईच स्टेट हैविंग इट्स ओन स्टेट जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी। ओके, इसमें क्या होता है कि ये जो नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी है, ये यहाँ पे बजटिंग का कंट्रोल लेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कंट्रोल लेगी, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन सभी का, ठीक है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती अगर बनती तो, अभी तो बन ही नहीं रही है, लेकिन बनती तो ऐसा होता, ठीक है। और यहाँ पे ये बोला गया कि ये कोई पॉलिसी चेंजेस सजेस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन जो भी पॉलिसी बनाई गई है, जो भी प्लानिंग की गई है, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने का काम इनका होता। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या जरूरत थी इसकी। तो देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे जो इस आर्टिकल में भी बताई गई है वो ये कि फंड्स तो हैं, ठीक है, जुडिशरी के पास फंड्स तो हैं, लेकिन ये मैनेज प्रॉपरली नहीं हो रहे। कई सारी स्कीम्स वगैरह हैं जिसमें सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें जुडिशरी के पास पैसा हो जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो इसकी गारंटी कोई लेता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो ये है। अभी देखो ये एक कारण ये इसलिए भी क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि उतना दुरुस्त है नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके कारण क्या होता है कि बर्डन बढ़ता जाता है जुडिशरी के ऊपर। केसेस उतनी तेजी से सॉल्व होते नहीं, उतनी एफिशिएंसी से सॉल्व होते नहीं, इसीलिए पेंडेंसी भी बढ़ती जाती है केसेस की। ओके, और आपको पता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो यहाँ पे जस्टिस डिले होता जाता है। उसके बाद साथ साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो लिटिगेशन होती हैं, लिटिगेशन या मुकदमे होते हैं, इनकी जो अमाउंट होता है, नंबर होता है, वो बढ़ता जाता है ओवर द टाइम। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर ऑटोनॉमी की जरूरत है जुडिशरी को, जो उनको मिल नहीं पा रही जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमी का भी एक इशू है। ऑलराइट, उसके बाद देखो फंड्स का एक इशू है कि फंड या तो है नहीं, और हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो नहीं रहे, इम्प्रॉपरली यूटिलाइज हो नहीं रहे, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज हैं। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज है जुडिशरी के साथ। तो देखो एक तो हमने देखा कि यहाँ पे अभी जब तक कोविड नहीं था तब तक टेक्नोलॉजी ना के बराबर यूज करती थी जुडिशरी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। अभी कोविड आया तो फिर वर्चुअल मीटिंग वगैरह, वर्चुअल प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू हुई, तब तक तो पहले तो था नहीं। उसके बाद फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स वगैरह होते हैं, पेंडेंसी है, जज टू पॉपुलेशन रेशो बहुत कम है, ये सारे इश्यूज अभी जुडिशरी के साथ हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है कि यहाँ पे फंड्स एलोकेट तो हो जाते हैं, लेकिन जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बन नहीं पाता, ठीक है। साथ में जो स्टेट लेवल की बॉडीज होंगी, इनको नीड्स को तो आइडेंटिफाई करना ही है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना रहेगा, और इसके लिए इनको लगेगी जरूरत कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन किसके किसके बीच में, स्टेट के बीच में और हाई कोर्ट के बीच में। सेंटर के भी कुछ ना कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और एक चीज यहाँ पे ये कही गई है कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है, चलो नेशनल लेवल पे ना हो, स्टेट लेवल पे हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो लोअर जुडिशरी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो एटलीस्ट डेवलप हो जाएगा, पेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो शॉर्टेज है जजेस की उसको ऊपर हम ध्यान दे पाएंगे। ओके, तो ये सारे इश्यूज हैं। Alright, अब यहाँ पे देखो, while this may be unpalatable to the executive, it is quite true that litigation spawned by the government action and inaction constitute a huge part of the court case burden। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, और यहाँ पे ऑथर भी ये कहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसका भी कहीं ना कहीं योगदान होता है। जो पेंडेंसी इतनी ज्यादा है जुडिशरी के पास केसेस की, उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी योगदान है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर या तो कोई एक्शन नहीं लेती, और एक्शन लेती है तो गलत डायरेक्शन में लेती है, इसके कारण भी जो पेंडेंसी है केसेस की वो बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये कोर्ट्स बर्डन जो है, दिस टॉक्स अबाउट नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। ओके, नेक्स्ट हमारा है ईयू टू ऑफर मेडिकल डाटा टू इट्स पेशेंट्स। तो देखो हमारे देश में एक स्कीम चलने वाली थी, चल रही है, मतलब नेशनल हेल्थ स्टैक, ठीक है, नेशनल हेल्थ स्टैक। इसी का एक कंपोनेंट है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऐसा कुछ है, नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रजिस्ट्री, ठीक है, ऐसा नाम है इसका। तो यहाँ पे ये नेशनल हेल्थ रजिस्ट्री जो हम प्रपोज करा है हमने बनाने का, उसमें क्या करने वाले हैं हम, हमने बोला कि जितने भी हमारे लोग हैं, जितनी भी जनता है, सिटीजन है, उनका मेडिकल डाटा हम स्टोर करें एक जगह पे, इसको हमने बोला रजिस्ट्री बनाएंगे हम, ई रजिस्ट्री, ठीक है। तो मेडिकल डाटा को स्टोर करने के लिए ई रजिस्ट्री बनेगी। अब इसी लाइंस पे बनी है ईयू की, यानी कि यूरोपियन यूनियन की, यहाँ पे एक रजिस्ट्री जिसका नाम दिया गया है इन्होंने यूरोपियन हेल्थ डाटा स्पेस। तो ये आज नहीं बनी, ये पहले से बनी हुई थी, और कोविड के दौरान ये काफी अच्छा इसने काम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे यूरोपियन कमीशन ने बोला है कि अब हम सारे के सारे, मतलब देखो ये अलग अलग कंट्रीज ने, अपनी अपनी कंट्रीज ने, जैसे जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन्होंने अपने अपने देश में ये बना रखी थी, ठीक है, रजिस्ट्री। तभी इनको कोविड के टाइम पे काफी काम आई ये रजिस्ट्रीज। लेकिन अभी यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि हम पूरे यूरोप को यहाँ पे कवर करेंगे इस डाटा स्टैक के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका नाम दिया गया है यूरोपियन हेल्थ डाटा स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रपोज किया गया है
कि जितने भी पेशेंट हैं वो अपने मेडिकल डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे किसी भी कंट्री में हो वहाँ एक्सेस कर सकते हैं, और इसी से रिसर्च में भी मदद मिलेगी। ओके, तो ये मेजरली कहा गया है। अब देखो इसका यूज बेल्जियम में भी किया गया था पहले जब कोविड था, तो यहाँ पे कोविड सर्टिफिकेट वगैरह बांटने के लिए भी इसका यूज किया गया था। ओके, और यहाँ पे ये जो कोशिश की जा रही है यूरोपियन जो हेल्थ डाटा स्पेस है उससे कोशिश ये की जा रही है कि जो पेशेंट है उनको ईजी डिजिटल एक्सेस मिल पाए अपनी मेडिकल इन्फॉर्मेशन का, सो दैट कोई भी डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कर पाए। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे जो डुप्लीकेसी है, जैसे मान लो आपको याद नहीं कि आपका पुरानी रिपोर्ट क्या थी, तो आपको डॉक्टर ने बोला फिर से एक्सरे करा के आओ, तो ये डुप्लीकेट एक्सरेज हैं या जो डुप्लीकेट टेस्ट वगैरह कराते हो आप लोग, तो ये आपको नहीं कराना पड़ेगी क्योंकि आपका डाटा कहीं ना कहीं रिकॉर्डेड होगा। ठीक है, इससे काफी ज्यादा पैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पे यूरोप के हिसाब से देखा जाए तो 5 बिलियन यूरो से ज्यादा पैसे यहाँ पे बच जाएंगे। तो ये काम होगा यहाँ पे यूरोपियन हेल्थ डाटा स्पेस का। ओके, समझ गए? आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है इंडिया स्लिप्स टू 150 इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो देखो अभी एक नया रिपोर्ट आई है, नया डाटा आया है, इंडेक्स है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये याद रखना कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकालता कौन है। ये निकालता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स। ठीक है, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। आप ये याद रख सकते हो, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये जो एनजीओ है ये निकालता है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को 180 कंट्रीज को यहाँ पे मेजर करता है, कितना कितना यहाँ पे फ्रीडम है हर कंट्री के, यहाँ पे जर्नलिज्म में कितना फ्रीडम है उसको यहाँ पे मेजर करता है। और इंडिया की रैंक आई है इसमें 150। तो यहाँ पे ये रैंक जो है इंडिया के काफी नीचे ही आती है, काफी टाइम से हम देख रहे हैं। तो इसके कारण, इसका पीछे कारण क्या है? तो देखो, द फर्स्ट रीजन बिहाइंड दिस इज दैट यहाँ पे इंडिया में बहुत अटैक्स होते हैं सीधे सीधे जर्नलिस्ट के ऊपर। ठीक है, जो प्रेस वाले होते हैं उनके ऊपर सीधे सीधे अटैक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो भी काफी इन्फ्लुएंस करती है यहाँ के जर्नलिज्म को। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, तो पॉलिटिक्स से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है जर्नलिज्म, इसीलिए फ्रीडम बहुत ज्यादा है नहीं इंडिया में प्रेस की। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, ये इंडेक्स ऐसा बोलता है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्रीडम है नहीं, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं। ओके, सो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की हम बात कर लेते हैं। 2002 से ये स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, 2002 से पब्लिश हो रहा है। रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स या फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये एक एनजीओ है, पेरिस में बेस्ड है। ये इस इंडेक्स को निकालता है, और इसके साथ साथ ये कंसल्टेटिव स्टेटस शेयर करता है किस किसके साथ? यूएन के साथ, यूनेस्को के साथ, काउंसिल ऑफ यूरोप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी। ओके, अब यहाँ पे ये कंट्रीज को रैंक करता है कि जर्नलिस्ट के पास कितनी फ्रीडम है कुछ भी अपना हिसाब से इंडिपेंडेंटली छापने की, न्यूज़पेपर्स वगैरह में या टीवी पे दिखाने के लिए। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म नहीं चेक की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ ये चेक किया जा रहा है कि जर्नलिस्ट के पास कितनी फ्रीडम है इंडिपेंडेंटली वर्क करने की। अब इसमें क्या क्या पैरामीटर्स यूज होते हैं, देखो, फर्स्ट इज प्लूरलिज्म, देन मीडिया इंडिपेंडेंस कितनी है, what is the media environment, self censorship, legislative framework, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें हैं जिसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि जर्नलिज्म में कितनी फ्रीडम है किसी कंट्री में। ओके, एंड ऑन दैट बेसिस इंडिया हैज बीन रैंक्ड 150th आउट ऑफ 180 कंट्रीज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, याद रखना। ओके, सो आज के लिए हमारा इतना ही था। ओके, अब हम देख लेते हैं हमारे कल के क्वेश्चंस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी। ठीक है, 1 2 3। तो ब्रह्मपुत्रा की तीनों ही ट्रिब्यूटरीज हैं, दिबांग, कामेंग, लोहित। मैंने आप सभी को कहा था कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो लोग भी अटेम्प्ट कर रहे हैं इस साल या जो अगले साल करेंगे, उन लोगों के लिए एक काम है कि वो सारी के सारी रिवर्स जो हैं इनकी एक लिस्ट बनाओ और इस लिस्ट को रिवाइज करो बार बार। ठीक है, अब इस रिवर में क्या करोगे, पहले यहाँ पे नाम लिख लो रिवर का। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखो ओरिजिन पॉइंट क्या है। ओके, फिर माउथ कहाँ पे है, फिर यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, कौन कौन सी मेजर सिटीज पड़ती हैं इसके बैंक पे, ये सारी चीजें आपके पास एक साथ एक टेबल में होनी चाहिए। कौन कौन से डैम्स है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या? 1 2 3। अभी मैं कोशिश करूंगी, जो अब आज ही आपको एक मैपिंग का सेशन मिल जाएगा, तो इसमें मैं कोशिश करूंगी कि आज या कल में अगर मिलता है तो मैं इसमें रिवर्स ऐड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवर्स के बारे में जानने को मिले, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो आपको याद, साथ के साथ याद होती रहे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कम्युनिटी। कम्युनिटी कौन सी कहाँ से है? तो देखो, कुर्द बांग्लादेश से हैं क्या? ये गलत है। ठीक है, कुर्द मिडिल ईस्ट से हैं, टर्की हो गया, इराक, ईरान हो गया, इस रीजन वाला जो है ना, यहाँ पे कुर्दिस्तान बनाने की मांग चल रही है, तो कुर्द लोग यहाँ से हैं मिडिल ईस्ट से। ठीक है, तो बांग्लादेश से नहीं है। ओके,
सेकंड है मधेसी नेपाल से हैं, ये सही है। और रोहिंग्यास म्यांमार से है, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 एंड 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, रोहिंग्यास के बारे में आप जानते हो कि रोहिंग्यास इज अ मुस्लिम कम्युनिटी जो म्यांमार से माइग्रेट होके इंडिया बांग्लादेश में आई है। ठीक है, और मधेसीज नेपाल के हैं। ये इंडियंस के साथ काफी अच्छे टाइज रखते हैं और यहाँ पे इनको अलग से रिजर्वेशन वगैरह मिले उसकी मांग करी थी बीच में इंडिया ने भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 2 एंड 3 ओनली। ओके, तो आज के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं इन सभी के आंसर्स मुझे आप देना। और एक और क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आदि शंकराचार्य के बारे में, उसके बारे में भी मुझे आप लोग आंसर जरूर देना इन द कमेंट सेक्शन। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे। और अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।